हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी बाइट। आप सभी का स्वागत है। तो हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 7, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इमोशन एंड स्ट्रेस। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही हो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, बेस्ड ऑन आइजेंकियन थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल ऑफ पर्सनालिटी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। यानी आइजिंग के व्यक्तित्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व के स्तर नीचे से ऊपर किस क्रम में होते हैं। हैबिट लेवल, ट्रेट लेवल, टाइप लेवल और एसा स्टिमुलस रिस्पॉन्स लेवल। एस फॉर स्टिमुलस और आर फॉर रिस्पॉन्स। तो आइजेंक ने जो पर्सनालिटी की संरचना बताई थी उसमें क्या बताया था, शुरुआत कैसे होता है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स से हमारा शुरुआत होता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो हैबिट डेवलप करता है और हैबिट डेवलपमेंट के बाद क्या होता है, हमारा ट्रेट बनता है और ट्रेट से हम टाइप ऑफ लेवल बनता है। तो द राइट सीक्वेंस इज 4, 1, 2 एंड 3। द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर सेल्फ कॉन्सेप्ट। यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में क्या सही है। पहला कहता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट इंक्लूड व्हाट वन इज एंड व्हाट वन थिंक वंस आउट टू बी। यानी स्वधारणा में व्यक्ति जैसा होता है और जैसा होना चाहता है दोनों शामिल होते हैं। सेकेंड कहता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट डायरेक्टेड अवर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टुवर्ड अदर। यानी स्व अवधारणा दूसरों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं को निर्देशित करती है। थर्ड वन कहता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ सेल्फ परसेप्शन। यानी यह आत्म संबंधित धारणाओं का संगठित और समेकित स्वरूप होता है। फोर्थ वन कहता है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट फॉलो अ फिक्स टाइम टेबल और क्रिटिकल स्टेज। नहीं, ये फिक्स टाइम टेबल नहीं होता है। स्वधारणा में हम क्या करते हैं, तो एक्चुअल सेल्फ और आइडियल सेल्फ की बात करते हैं। तो फर्स्ट वन इज सही, वन तो सही है। अ सेल्फ कॉन्सेप्ट डायरेक्टेड अवर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज टुवर्ड अदर। यानी दूसरों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को क्या करता है, निर्देशित करता है। ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड वन है, सेल्फ कॉन्सेप्ट इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ सेल्फ परसेप्शन। ये भी सही है। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन एंड रीजन है। असर्शन में कहता है कि द लेवल ऑफ अराउजल फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस वेरी फॉर डिफरेंट टास्क। यानी श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उत्तेजना का स्तर विभिन्न कार्यों में अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बात है कि और रीजन में ये कहता है, टू लिटिल अराउजल इज नॉन मोटिवेटिंग और टू मच अराउजल इज डिसरप्टिव। ये भी सही है, लेकिन एक दूसरे को क्या कर एक्सप्लेन नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे वाई डाल के देखते हैं तो कहता है कि श्रेष्ठ प्रदर्शन जरूरी है, लेकिन क्यों नहीं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टू लिटिल अराउजल इज नॉन मोटिवेटिंग और टू मच अराउजल इज डिसरप्टिव। ये जो है वो पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। वही ये किसका सिद्धांत है, ये यर्कन डॉटसन लॉ का एक्सप्लेन करता है। यर्कन डॉटसन लॉ में क्या कहते हैं, उन्होंने ये कहते हैं कि केवल उत्तेजना के समान प्रभाव को बताता है, लेकिन ये नहीं कहता है कि हाँ अंतर स्पष्ट है। ये जो है कहता है कि किसी भी काम करने के लिए या टास्क करने के लिए क्या ऑप्टिमल लेवल का अराउजल अच्छा होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, विच स्केल आर फाउंड एन आइजेंक एपीक्यू बट नॉट इन कोस्टा एंड मैक्रे नियो पीआईआर। यानी जो निम्न में से कौन से पैमाने हैं जो आइजेंक के एपीक्यू में तो हैं लेकिन नियो पीआईआर में नहीं है। तो ईपीक्यूआर में क्या दिया गया था, साइकोटिसिज्म, डायमेंशन एंड लाई स्केल टू डिटेक्ट सोशल डिजायरेबिलिटी। और नियो पीआई में क्या नहीं था, उसमें नहीं होता है। द बोथ इंक्लूड एक्स्ट्रा वर्जन 2 and 3 इज द करेक्ट, लाई स्केल एंड एक्स्ट्रा वर्जन।
psychoticism, life skill and psychoticism. The right answer is option number C. EPQI में साइकोटिसिज्म और लाइफ स्किल दोनों शामिल है और नियोपीआई में ये स्किल नहीं होते हैं, इसलिए हालांकि एक्स्ट्रा वर्जन क्या है वो EPQR में भी है और नियोपीआई में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आर रिलेटेड टू कटेल्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। कटेल्स के पर्सनालिटी थ्योरी में निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धांत से संबंधित है? डायनेमिक लैटिस, स्पेसिफिकेशन इक्वेशन, ऑर्थोगोनल रोटेशन और अर्ग। तो कैटल ने क्या दिया था? कैटल ने दिया था डायनेमिक लैटिस एंड स्पेसिफिक इक्वेशन। किस लिए? व्यवहार को एक्सप्लेन करने, बिहेवियर प्रेडिक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। अर्ग क्या प्रेजेंट करता है? अर्ग प्रेजेंट करता है यूनिट मोटिवेशन सोर्स। और ऑर्थोगोनल रोटेशन क्या है? वो स्टैटिस्टिकल मेथड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 4 होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट आर द इमीडिएट काउजेज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन एज पर जेम्स लांजे थ्योरी। जेम्स लांजे सिद्धांत के अनुसार भावना के अनुभव के तात्कालिक कारण क्या है? रिसेप्शन ऑफ सेंसरी स्टिमुली बाय कॉर्टेक्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस बाय कॉर्टेक्स, और थर्ड वन कहता है विसेरल चेंजेस इन वाया एएनएस और स्केलेटल चेंजेस वाया एसएनएस। तो जेम्स लांजे थ्योरी के अनुसार क्या होता है? इमोशन द क्या है? इमोशन आर द परसेप्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इमोशन हमें क्यों होता है? शारीरिक चेंज होता है, इसके कारण हम ये इमोशन को फील करते हैं। और बाद में क्या होता है? भावना का और आंतरिक अंगों और मांसपेशियों में हुए परिवर्तन की अनुभूति ही क्या बनाती है? इमोशन बनाती है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 एंड 4। एएनएस द्वारा आंतरिक अंगों में परिवर्तन और एसएनएस द्वारा कंकालिक मांसपेशियों में परिवर्तन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमर्जिंग पर्सन इन रोजेरियन अप्रोच। यानी रोजर्स के दृष्टिकोण में उद्भवशील व्यक्ति की विशेषता कौन कौन सी है? ऑनेस्ट एंड ओपन, इंडिफरेंट टू मटेरियल कन्फर्म, एंड थर्ड वन इज केयरिंग, एंड फोर्थ वन इज प्रोफाउंड ट्रस्ट इन ऑथोरिटी। तो रोजर्स ने इमर्जिंग पर्सन को कैसे एक्सप्लेन किया था? ओपन टू एक्सपीरियंस, ऑथेंटिक, केयरिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, ऑनेस्ट एंड ओपन, indifferent to material comfort, and third one is caring. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अकॉर्डिंग टू लेजारस व्हाट मेडिटेट बिटवीन अ स्टिमुलस एंड इमोशनल रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। यानी लेजारस के अनुसार उद्दीपन और उससे उत्पन्न भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के बीच कौन सी प्रक्रिया मध्यस्थता करती है? फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, लेबलिंग, एंड सोशल एंड सिचुएशन क्यूज, एंड कॉग्निटिव अप्रेजल। तो लेजारस ने क्या कहा था? लेजारस ने कहा था कि इमोशन कब हम में होता है? पहले हम क्या करते हैं? कॉग्निटिव अप्रेजल करते हैं कि सिचुएशन कैसा है, और फिर उसे क्या करते हैं? लेबलिंग करते हैं। पहले क्या होता है? जब व्यक्ति किसी परिस्थिति का कॉग्निटिव अप्रेजल करता है और फिर उसका मूल्यांकन तय करता है कि वो घटना लाभकारी है या फिर हानिकारक है। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो क्या? कॉग्निटिव अप्रेजल होगा। हम ये देखते हैं कि अगर डॉगी भौंक रहा है तो हम डरते नहीं है, पहले ये देखते हैं कि अगर डॉगी बंधा हुआ है तब तो हमारे लिए क्या है? वो थ्रेट है। थ्रेट नहीं है, अगर वो खुला है तब हमारे लिए तो थ्रेट है। तो हम क्या करते हैं? उसको लेबल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है चूज द रिवर्स सीक्वेंस ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग पोटेंशियल स्ट्रेस। स्ट्रेस के टाइम में जो घटना होती है उसे क्या करना है? उल्टा क्रम में अरेंज करना है। तो पहले क्या होता है? स्ट्रेस में सीआरएफ इनिशिएट होता है, फिर क्या होता है? स्ट्रेस रिस्पॉन्स, एंड देन लीडिंग टू
acetylcholine release which the trigger with cortisol secretion and cortisol over time suppression immune functioning. और फिर क्या होता है, रिवर्सिंग सीक्वेंस स्टार्ट फ्रॉम द इम्यून सप्रेशन बैक टू इनिशिएटिंग CRF. पहले क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इम्यून सप्रेशन, देन कॉर्टिजोल, फिर एसिटाइल एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, देन लास्ट में कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज फैक्टर CRF. The right answer is D, C, A and B. Option number 2 is the correct. अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट यूज द इडियोग्राफिक अप्रोच टू पर्सनालिटी. पर्सनालिटी में इडियोग्राफिक अप्रोच किसने दिया था. तो इडियोग्राफिक अप्रोच में हम क्या बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं. इंडिविजुअल में कहता है एवरी पर्सनालिटी इज यूनिक, यानी हर व्यक्ति क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है. तो इडियोग्राफिक की बात किसने की थी, ऑलपोर्ट ने और केली ने एंड मैस्लो ने. तो A, B and D is the correct. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अकॉर्डिंग टू फ्राइड डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइटी आर. फ्राइड के अनुसार डिफरेंट टाइप एंजाइटी क्या होता है, न्यूरोटिक एंजाइटी, स्टेट एंजाइटी, मोरल एंजाइटी या रियलिटी एंजाइटी. तो फ्राइड ने दिया था न्यूरोटिक एंजाइटी, मोरल एंजाइटी एंड रियलिटी एंजाइटी, जो कोर टाइप था ऑफ एंजाइटी का. स्टेट एंजाइटी जो है वो क्या है, इसका पार्ट नहीं है. The right answer is option number 1, 3 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 है मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस यानी मनोवा इज यूज्ड टू द स्टडी ऑफ द इफेक्ट one dependent variable on more than one independent variable, more than one independent variable on one dependent variable, more than one independent variable other than one dependent variable. तो मनोवा क्या होता है, मनोवा द इफेक्ट ऑफ द, मनोवा में क्या होता है, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ऑन मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं है. वैसे ये क्वेश्चन जो था वो रिसर्च का था, कोई बात नहीं है. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि अकॉर्डिंग टू बैंडुरा एनी बिहेवियर प्रोड्यूस टू सेट्स ऑफ कंसिक्वेंस दे आर, यानी बैंडुरा के अनुसार कोई भी व्यवहार दो प्रकार के परिणाम उत्पन्न करते हैं, वे हैं अवरोध, आत्मूल्यांकन, बाह्य परिणाम या आदत. तो बंडूरा ने क्या स्टडी किया था, बंडूरा ने बिहेवियर को स्टडी किया था. उनका कहना क्या था कि व्यवहार से क्या होता है, बाहरी परिणाम जैसे पुरस्कार और दंडित और आंतरिक परिणाम यानी मूल्यांकन दोनों उत्पन्न होते हैं. तो ये क्या है, सेल्फ इवैल्यूएशन रिएक्शन है. एंड फर्स्ट वन इज सेल्फ इवैल्यूएशन एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल आउटकम. The right answer is option number C. अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन गिवन बाय रयान एंड डेसी, द 3 इनबॉर्न एंड यूनिवर्सल नीड, यानी रयान और डेसी द्वारा दिए गए आत्मनिर्धारण सिद्धांत के अनुसार 3 जन्मजात और सार्वभौमिक आवश्यकताएं कौन सी हैं. Autonomy, symmetry and competence, symmetry, competence and relatedness, autonomy, competence and relatedness, और competence, relatedness and order. तो रैन डेसी ने जो मोटिवेशन का थ्योरी दिया था उसमें उन्होंने दिया था ऑटोनॉमी, साइकोलॉजी नीड, 3 बेसिक साइकोलॉजी नीड दिया था, जिसमें एक ऑटोनॉमी था. ऑटोनॉमी में क्या होता है कि आपके पास क्या होता है, सेंस ऑफ चॉइस ऑफ वॉल्यूशन
एंड कॉम्पिटेंस क्या होता है, फीलिंग अफेक्टेड इन वंस एक्शन, एंड रिलेटेडनेस क्या होता है, फीलिंग कनेक्टेड विथ अदर। द राइट आंसर इज ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या करता है, आत्म निर्धारण सिद्धांत के अनुसार मानव प्रेरणा तुन मूल आवश्यकता पे आधारित होता है। ऑटोनॉमी में क्या होता है, ऑटोनॉमी क्या अर्थ होता है कि आप स्वतंत्र है किसी चीज को चुनने के लिए। प्रभावशीलता की अनुभूति और संबंधता का अर्थ होता है दूसरों से जुड़ा रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, इन हाइटेंड इमोशन स्टेट यानी तीव्र भावनात्मक अवस्था में which of the following function are not triggered by the sympathetic nervous system activity, यानी कि जब आपका भावना तीव्र अवस्था में होता है तो सहानुभूति की यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा कौन से कार्य सक्रिय नहीं होते हैं, नॉट ट्रिगर्ड। ओके, डायलेटेड पुपिल्स, heightened pulse rate and persistency and peristalsis, एंड थर्ड वन इज टीयर डक्ट स्टिमुलेशन। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, बॉडी को प्रिपेयर करता है फाइट और फ्लाइट सिचुएशन के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, पीपल डायलेट हो जाता है यानी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, और डाइजेस्टिव एक्टिविटी क्या होता है, वो कम हो जाता है। जब आप स्ट्रेस में हो तो खाना खाते हो या आपकी भूख बंद हो जाती है, आपकी भूख बंद हो जाती है। और टीयर ग्लैंड क्या होता है, स्टिमुलेट होता है जबकि सिंपैथेटिक रिस्पांस में। तो इस हिसाब से जो इसका राइट आंसर होगा सी एट ये बोथ सी एंड डी, क्योंकि नहीं पूछ रहा है ना, पेरिस्टासिस एंड टीयर डक्ट स्टिमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फैक्टर एनालिटिकल डिराइव्ड पर्सनालिटी इन्वेंटरीज, यानी निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व सूची फैक्टर विश्लेषण द्वारा नियमित नहीं है। आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनायर, कैमरे पर्सनालिटी स्केल, ऑलपोर्ट वर्नन लिंजे वैल्यू स्केल एंड एडवर्स पर्सनालिटी प्रेफरेंस शेड्यूल। तो फैक्टर एनालिसिस इन्वेंटरी किसके द्वारा डेवलप किया गया था, यूजिंग फैक्टर एनालिसिस के आधार पे हम क्या करते हैं, सांख्यिकी विधियों से विकसित होता है ना, जिसमें ईपीक्यू और कामरे फैक्टर एनालिसिस हैं, जबकि एबीआई क्या करता है, मूल्य मापनी ईपीपीएस सैद्धांतिक के आधार पर नियमित है। तो द राइट आंसर इज सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, रोलो में डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैन बी एक्सप्लेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। जो रोलो में ने पर्सनालिटी डेवलप का क्रम दिया था, इनमें से कौन सा है। तो आपको बताए इनोसेंस, डिपेंडेंस, इनोसेंस, रिबेलियन एंड क्रिएटिव कॉन्शसनेस ऑफ सेल्फ एंड ऑर्डिनरी कॉन्शसनेस ऑफ सेल्फ। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। रोलो में के अनुसार व्यक्तित्व विकास कैसे होता है, प्रारंभिक आश्रयता मासूमियत से शुरू होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, विद्रोह आता है, और लास्ट में एक व्यक्ति क्या करता है, आत्मचेतन से सृजनात्मक चेतन तक पहुंचता है। द राइट आंसर इज डिपेंडेंस, इनोसेंस, रिबेलियंस, क्रिएटिव कॉन्शसनेस ऑफ सेल्फ एंड, देखिए आपको लास्ट में बताए थे हमें इसका सीक्वेंस, आई रॉक, रिबेलियंस, ठीक है, और ऑर्डिनेंस एंड देन कंसाइसनेस। क्वेश्चन 18 कहता है, असर्शन एंड रीजन से, असर्शन में ये कहता है, कटेल इनकॉर्पोरेटेड फैक्टर Q1, Q2, Q3, Q4 इन द 16 PF। तो कैटेल के द्वारा जो Q फैक्टर दिया हुआ था वो क्या था, 16 PF में जो शामिल था उसे ही उन्होंने लिया था, टू रिप्रेजेंट क्वेश्चनायर बेस्ड पर्सनालिटी डायमेंशन। जबकि कुछ ट्रेट क्या है, अपीयर इन एल डेटा और इन दिस फैक्ट। तो ये जो है क्वेश्चन जो है
ये असर्शन जो है वो क्यू डेटा की बात करता है और रीजन जो है वो करता है एल डेटा की बात करता है। बोथ आर ट्रू बट वो एक दूसरे को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है लेविन asserted that avoidance conflict are comparatively more stable। और रीजन में कहता है अपोजिंग फोर्सेस टेंड टू रिमेन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, दोनों जो होता है चॉइस में क्या होता है अनप्लीजेंट होता है, यानी आप दोनों से ही बचना चाहते हो, दोनों कोई आपके लिए दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है बैलेंस बना होता है अपोजिट फोर्सेस। तो लेविन क्या कहते हैं, लेविन ने सजेस्ट किया था कि सच इक्विलिब्रियम मेक द कॉन्फ्लिक्ट मोर स्टेबल, है ना। जबकि इसके कंपेयर में इससे विरोधी बल जो होता है वो संतुलन में रहता है, जिससे ये संघर्ष अपेक्षाकृत अधिक स्थिर हो जाता है। तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है पीपुल विथ हाई नीड ऑफ फॉर अचीवमेंट यूजुअली टेंड टू, जो हाई नीड अचीवमेंट वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं क्विट क्विकली ऑन डिफिकल्ट टास्क, pursue goal only for extrinsic gains, raise level of aspiration realistically, and fourth कहता है work better when they have control over a situation, and fourth one है dislike moderately challenging task। तो जिसके पास हाई मोटिवेशन होता है वो क्या करते हैं, वो चैलेंजिंग गोल एंड प्रेफर सिचुएशन वेयर दे हैव पर्सनल कंट्रोल। और द राइट आंसर इज क्विट क्विकली ऑन डिफिकल्ट टास्क, वो क्या करते हैं कठिन टास्क में बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। और रेज लेवल ऑफ एस्पिरेशन रियलिस्टिक, यानी यथार्थवादी रूप से वो क्या करते हैं आकांक्षा स्तर को बढ़ाते हैं। एंड लास्ट वन इज वर्क बेटर व्हेन दे हैव कंट्रोल ओवर सिचुएशन, जब वो उनके सिचुएशन उनके कंट्रोल में होता है तो वो क्या करते हैं अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर एमपीएस इज द डिटरमाइंड बाय, जो प्रेरणात्मक संभाव्यता स्कोर का निर्धारण किन कारकों से होता है, स्किल वैरायटी, टास्क वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, ऑटोनोमिक एंड फीडबैक। तो हैकमैन और ओल्डमैन ने दिया था एमपीएस क्या है स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी और टास्क सिग्निफिकेंट। ओके, द राइट आंसर इज 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 वैसिलेशन ऑफ द थॉट एंड बिहेवियर इज एसोसिएटेड विथ विच कॉन्फ्लिक्ट, यानी कहता है विचार और व्यवहार की अस्थिरता किस प्रकार के संघर्ष से संबंधित होते हैं। अप्रोच अवॉइडेंस एंड अवॉइडेंस, अप्रोच अवॉइडेंस एंड अवॉइडेंस एंड अवॉइडेंस, या अप्रोच एंड अवॉइडेंस, अप्रोच अवॉइडेंस, avoidance avoidance, approach avoidance and multiple approach avoidance, approach avoidance and multiple approach and avoidance। तो वैसिलेशन कब अकर होता है, जब इंडिविजुअल क्या कहते हैं ऑसिलेटेड बिटवीन चॉइस ड्यू टू कम्पिटिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव फोर्सेस, है ना। जब व्यक्ति विकल्पों के बीच बार बार झूलते रहता है तो उसमें क्या होता है वैसिलेशन होता है। और यह सिचुएशन कब होता है अवॉइडेंस अप्रोच अवॉइडेंस और बहुविकल्पीय अप्रोच अवॉइडेंस में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। द राइट आंसर इज अवॉइडेंस अप्रोच अवॉइडेंस एंड मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट यूनिटी थीमा, यानी जो हेनरी मैरे ने दिया था यूनिटी थीमा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। It is compound of interrelated need linked to praise. It is a compound of conflicting need linked to praise. And C कहता है it operates largely as an unconscious forces. It operates largely as an conscious forces.
तो यूनिटी थीमा क्या कहता है? यूनिटी थीमा रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ द इंटर रिलेटेड नीड इन इंटरैक्टिंग, यानी व्यक्ति की जो आवश्यकता है और पर्यावरण दबाव को संगठित पैटर्न को दर्शाता है। तो ये क्या होता है? आवश्यकता परस्परी जुड़ी और कभी कभी क्या होता है? एक दूसरे के विरोधी होता है, जो क्या करता है? मुख्यतः अनकॉन्शियस लेवल पे कार्य करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? ए, बी एंड सी। इट इज कंपाउंड ऑफ इंटर रिलेटेड नीड लिंक विथ प्रेस, और इट इज कंपाउंड और कन्फ्लिक्टिंग नीड लिंक टू प्रेस। कन्फ्लिक्ट भी करता है और क्या करता है? इंटर रिलेटेड भी होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ मोटिवेशन कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैकेनिस्टिक व्यू क्या होता है? मैकेनिस्टिक व्यू जो होता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेस। ओके, जो स्टिमुलस होता है फिर हम आप उस पर रिस्पॉन्स करते हैं और वो उसको स्ट्रेंथन कैसे किया जाता है? रिइंफोर्समेंट के द्वारा उसको ये किया जाता है, स्ट्रेंथन किया जाता है, ये मजबूत किया जाता है। ये हैबिट फॉर्मेशन पे और डायरेक्शन ऑफ बिहेवियर थ्रू एसआर बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? बी, सी एंड डी। डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय एसआर बॉन्ड, probability of habit dependent on prior enforcement, contingency and persistence of behavior. The right answer is option number 3rd. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है द डिग्री और टू विच वन कैन कंट्रोल एन इवेंट एंड द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट द अकरेंस ऑफ एन इवेंट यूजुअली द स्ट्रेस, यानी जब स्ट्रेस की घटना क्या किसी घटना पर नियंत्रण की मात्रा और घटना की भविष्यवाणी न करने पाने की स्थिति सामान्यतः तनाव को कैसे प्रभावित करता है? तो जब किसी घटना पर व्यक्ति का नियंत्रण कम हो जाता है और घटना की भविष्यवाणी नहीं कर पाते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। और कंट्रोल का क्या होता है? हमारे उस सिचुएशन पे क्या होता है? कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अनिश्चितता की स्थिति हो जाती है और व्यक्ति क्या करता है? तनावपूर्ण हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा डिक्रीज एंड इंक्रीज। कंट्रोल क्या होगा? कम हो जाएगा और स्ट्रेस क्या है? वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है वेयर इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन डेफिशिएंसी एंड ग्रोथ नीड अमंग मैस्लो 5 नीड्स, यानी मैस्लो ने जो 5 नीड्स दिया था उसमें विकास या ग्रोथ की आवश्यकता के बीच सीमा कहाँ स्थित होती है? तो मास्लो ने ये क्या किया था? अपने नीड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक डेफिशिएंसी नीड जिसमें क्या था? फिजियोलॉजिकल सेफ्टी एंड बिलोंगिंगनेस आता है, और ग्रोथ नीड में क्या था? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो द राइट आंसर इज नीड टू बिलोंगिंग एंड एस्टीम नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है हु ऑफ द फॉलोइंग एम्फसाइज द नोमोथेटिक अप्रोच इन पर्सनालिटी इन रिसर्च। तो नोमोथेटिक अप्रोच किसने दिया था? नोमोथेटिक अप्रोच दिया था आइजेंक ने। नोमोथेटिक अप्रोच क्या कहता है? नोमोथेटिक अप्रोच कहता है कि हम क्या करते हैं? एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि जो लोग हैं वो हमसे अलग कैसे। आइजेंक ने क्या किया था? फैक्टर एनालिसिस के माध्यम पे क्या निकाला था? वो फैक्टर निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज है हार्डी पर्सन। हार्डी पर्सन कैसे होते हैं? तो हार्डी पर्सन होते हैं कमिटमेंट, कंट्रोल और चैलेंज वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या महसूस करते हैं? वो कंट्रोल ओवर लाइफ इवेंट एंड रिमेन इन्वॉल्व रेदर देन विड्रॉइंग। The anger and avoidance are not the defining feature of the hardiness. The right answer is option number 2, A and D, commitment and control. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है जंगियन थ्योरी द आइडिया दैट द एनर्जी इज ऑटोमेटिकली रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइकिक टू अचीव बैलेंस डिपिक्ट,
यानी जंग के सिद्धांत में वह विचार जिसमें मानसिक ऊर्जा संतुलन बनाए रखने हेतु स्वतः पुनर्वितरित होती है किस सिद्धांत को दर्शाता है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनिसिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी एंड प्रिंसिपल ऑफ अपोजिट। तो प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी क्या कहता है कि साइकोलॉजिकल एनर्जी टेंड टू मूव टुवर्ड द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। द राइट आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट इन कार्ल रोजर्स पर्सन सेंटर थ्योरी। यानी कार्ल रोजर्स के व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत के तत्व कौन कौन से हैं? आइडियल सेल्फ, कॉन्ग्रुएंस, पॉजिटिव रिगार्ड एंड डिसोनेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आइडियल सेल्फ, कॉन्ग्रुएंस एंड पॉजिटिव रिगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस मींस। फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस का क्या अर्थ होता है? योर फेशियल एक्सप्रेशन अफेक्ट अदर्स इमोशन। नेक्स्ट कहता है अदर फेशियल एक्सप्रेशन अफेक्ट योर इमोशन। फेशियल एक्सप्रेशन प्रोवाइड फीडबैक टू द ब्रेन अबाउट इमोशन या ऑल ऑफ दी। तो अदर क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन प्रोवाइड फीडबैक टू द ब्रेन अबाउट द इमोशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस क्या कहता है कि फेशियल एक्सप्रेशन क्या कहता है? सिग्नल भेजता है किसको? ब्रेन को, जो कि हमारे क्या है इमोशनल एक्सपीरियंस को प्रभावित करता है। इसलिए इमोशन क्या है? पार्टली शेप्ड बाय फेशियल मसल्स एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है अकॉर्डिंग टू फ्राइड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्टिंक्ट इंक्लूड। यानी फ्राइड के अनुसार जो इंस्टिंक्ट की विशेषताएं हैं वो क्या है? सोर्स, एम, इम्पेटस या ऑब्जेक्ट। तो फ्राइड ने इंस्टिंक्ट को डिस्क्राइब कैसे किया था? अ सोर्स इन द बॉडी एंड एम ऑफ द सेटिस्फैक्शन एंड इम्पेटस ड्राइविंग ऑन एक्शन। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है? शारीरिक स्रोत से संतुष्टि का उद्देश्य कार्य करने के लिए प्रेरक और शक्ति और लक्ष्य की ओर प्राप्त करता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 ए, बी, सी एंड डी। सोर्स, एम, इम्पेटस एंड ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है who proposed that different emotional stimuli produce different ANS pattern leading to different emotion। यानी किसने यह प्रस्तावित किया कि विभिन्न भावनात्मक उद्दीपन ANS की विभिन्न प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं और जिससे अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये किसका थ्योरी था? ये था जेम्स लांजे थ्योरी का। जेम्स लांजे क्या कहते हैं कि हमारे शारीरिक प्रतिक्रिया पहले होती है, उसी के कारण हम क्या करते हैं? इमोशन को फील करते हैं। यानी हम डरते क्यों हैं? हम इमोशन क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हम के पहले क्या होता है? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करते हैं। इस वजह से हम डरते हैं, इसलिए क्योंकि हम भागते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है असर्शन अकॉर्डिंग टू फ्राइड पेनफुल मेमोरी आर द टारगेटेड ऑफ रिप्रेशन। यानी फ्राइड के अनुसार पीड़ादायक स्मृति क्या है? दमन का लक्ष्य होता है। रिप्रेशन कैन बी प्राइमरल और प्रॉपर। तो बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट एक्सप्लेन। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि फर्स्ट में वो कहते हैं क्या कि रिप्रेशन कीप्स पेनफुल मेमोरी आउट ऑफ कॉन्शसनेस, जबकि रिप्रेशन क्या होता है? प्राइमर और प्रॉपर होता है। दिस क्लासिफिकेशन डज नॉट डायरेक्टली एक्सप्लेन द पेनफुल मेमोरी आर रिप्रेस्ड। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है असर्शन एंड रीजन में कैटल यूज द टर्म अर्ग टू एक्सप्लेन मोटिवेशन। और रीजन में क्या कहता है कि अर्ग वेयर कंसीडर स्टैटिक एंड सेकेंडरी यूनिट। कैटल ने प्रेरणा को समझाने के लिए अर्ग शब्द का प्रयोग किया था, और वो अर्ग क्या करता है? अर्ग को स्थिर और द्वितीय इकाइयां माना गया है। तो ये अर्ग क्या होते हैं? स्टैटिक और सेकेंडरी है। रीजन जो है वो गलत है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खत्म। हमारा जो था 35 क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वाचिंग। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आपकी तैयारी अच्छी होगी। पीवाईक्यू आपको हर एग्ज़ाम में आपके लिए सबसे बड़ी हथियार होती है। पीवाईक्यू के थ्रू हम तो एक तो पहले तो क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है, और आप अब तक जो भी वीडियो देखे होंगे मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यू रिपीटेड ही हुए हैं। इस एग्जाम में नहीं हो सकते, क्योंकि कॉन्सेप्ट जितना है वो क्वेश्चन तो उसी के अंदर बनाना है, तो एग्जामिनर कितना क्वेश्चन बनाएगा। तो आपके लिए ये बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। तो सेशन को इंटरेक्टिव करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।